इजराइल का। दरअसल बेरूत पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। आईडीएफ का बेरूत पर सीरियल अटैक। बेरूत एक बार फिर दहल गया। लगातार 4 घंटे तक चला बेरूत पर अटैक। ये तस्वीरें आप देखिए, बेरूत में कैसी तबाही और बर्बादी हुई है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूद बरसाया है एक बार फिर इजराइल ने, और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया है इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से बेरूत के तमाम इलाकों में बमबारी की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त बेरूत में जबरदस्त तबाही और बर्बादी की खबरें सामने आ रही हैं इजरायली हमले के बाद। और बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल से अटैक हुआ है। बेरूत में फाइटर जेट से हवाई हमला किया गया है और रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ की बमबारी हुई है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। और बेरूत के दाहिया इलाके में भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। दाहिया में एक साथ 6 एयर स्ट्राइक की गई है। अमल हेडक्वार्टर के पास भी भीषण एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद कैसी अफरा तफरी मची हुई है, कैसा कोहराम बरपा है दाहिया में, ये आप देखिए तस्वीरों में। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। वैसे भी लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब दाहिया में हर तरफ बर्बादी और तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। यहां पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है इजराइल ने हमलों के जरिए। जी हां, तो ऑपरेशन बेरूत 4 घंटे और सीरियल अटैक के बाद एक कई बड़े हमले। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। तो इजराइल का बेरूत पर बड़ा हमला हुआ है और कई दिनों बाद फिर से भीषण बमबारी की गई है। टारगेट पर बेरूत के दक्षिणी इलाके थे और लेबनान में कई जगह दूसरी जगहों पर भी ये हमले किए गए हैं। जी हां, एयर स्ट्राइक की गई है। बेरूत पर 13 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसका नतीजा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत से जो तमाम तस्वीरें आ रही, लगातार 4 घंटे तक हवाई हमले हुए हैं। मिसाइल, फाइटर जेट से इन हमलों को अंजाम दिया गया। और अब देख लेते हैं कि कहां कहां ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो सबसे पहले देखिए बेरूत में यह हमला हुआ है। बेका, मरजा, मारजे और जिये, इन सभी जगहों पर हमले किए गए हैं। जी हां, टारगेट पर क्या था? हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने और वेपन डिपो इजराइल के निशाने पर थे। इसके अलावा कमांड सेंटर्स, हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर्स को भी इजराइल ने इन हमलों में बनाया है निशाना। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, खास करके बेरूत को लेकर इजराइल की फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? दाहिया को तो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन बेरूत के जो आम इलाके हैं, सिविलियन इलाके हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहा है इजराइल। देखिए, नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बाद से बीते 72 घंटे में इजराइल ने बेरूत को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी में काफी परिवर्तन किया है। बहाना यह बनाया गया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में यह डील हुई थी कि बेरूत पर अब बमबारी नहीं करेगा, लेकिन जब इजराइल का मिलिट्री प्लान जो ईरान के पर हमले के खिलाफ था वो लीक हो गया, तो फिर इजराइल ने उसके बाद से बेरूत पर बमबारी शुरू कर दी है और उसमें अब एयरपोर्ट तक शामिल है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन में शायद आपको बेरूत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अगर वो काम करना बंद कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आसपास में ये कहते हुए कि वहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। देखिए, हिजबुल्लाह के पास बहुत सारा कैश मिला, $500,000 अगर कैश मिलता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 40 साल का संगठन है हिजबुल्लाह। वो केवल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेबनान की सत्ता में, लेबनान के रूलिंग क्लास में उसका पार्टिसिपेशन है। वो स्कूल चलाता है, वो हॉस्पिटल चलाता है, उसके टीवी स्टेशन है, उसके बैंक है। वो कुल मिलाकर लेबनान में असली सरकार की काम करता है। ईरान और सीरिया जैसे मुल्क से उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह को अब अल-कायदा से या आईएसआईएस से तुलना नहीं कर सकते, बल्कि मैं मानता हूं कि रूस के पास जो वैगनर आर्मी थी, ये वैगनर आर्मी से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, क्योंकि ये केवल नॉन स्टेट एक्टर नहीं है,
बल्कि स्टेट का एक इंपॉर्टेंट साझीदार था। इसलिए उसके पास से कैश मिलना वैसे ही है जैसे कल के दिन में अमेरिका के बैंक से कैश मिल जाए और लोग कहें कि देखो अमेरिका के बैंक के पास कैश कैसे है। पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहा है हिजबुल्लाह, यही मनीष बता रहे हैं। और ये हैरान करने वाली बात नहीं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी काफी तरीके से ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइज रहा है हिजबुल्लाह का। और देखिए, बेरूत पर इजरायली हमले के बाद दहशत में लोग हैं। हमले के बाद शहर छोड़कर जा रहे हैं लोग, क्योंकि उनके मन में दहशत है कि ये हमले लगातार होंगे और उनको भारी नुकसान हो सकता है, जिस तरह के हमले इजरायल ने किए हैं। तो बेरूत पर इजरायली हमले के बाद लोगों में दहशत। तो मानवता पर कैसा कहर टूट रहा है इस जंग के चलते, इस युद्ध के चलते, ये आप देख रहे हैं। वहीं इजरायली हमले ने बेरूत में जबरदस्त तबाही मचाई है। राफे हरीरी अस्पताल के पास भी एयर स्ट्राइक हो गई। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल के बिल्कुल करीब ये एयर स्ट्राइक अंजाम दी है इजराइल ने। बेरूत में कितनी तबाही मची है इजराइल के हमलों के बाद, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बेरूत में हमले बहुत तेज कर दिए हैं इजराइल ने। इसके मायने क्या है ये आपको समझाते हैं। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना इसका मकसद है। इजराइल कह रहा है कि समूल नाश करके मानेगा हिजबुल्लाह का। राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक अब रुकेगी नहीं, और ये हम देख भी रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक में और तेजी आएगी, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए, बैंकों और फाइनेंशियल सेंटर्स पर हमले हुए हैं। 5 टारगेट पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो टारगेट पर। 5वां पॉइंट यह है कि टारगेट पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो भी रहे हैं। तो बहुत ही एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से ये बॉम्बिंग कहीं की गई है, रैंडम बॉम्बिंग नहीं है। मेस्टन सर, आप इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देखेंगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो, मीडिया हाउसेज हो, आर्म्स डिपो हो, उनको टारगेट किया जा रहा है लगातार। इस पूरे बॉम्बिंग, पूरे ऑपरेशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। पहला तो आपने बोला फाइनेंशियल हब्स। देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, और वो सारी ज़रूरी हैं। एक तो है फाइनेंसेस। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जब तक फाइनेंसेस नहीं है वो आगे परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको फंडिंग की ज़रूरत है आर्म्स हथियार खरीदने के लिए। साथ ही साथ उसको आर्म्स खरीदने, और उसका सबसे बड़ा सप्लायर है जो फ्री में दे रहा है वो है ईरान। दूसरा है जो मीडिया है, वो भी बहुत ज़रूरी है। परसेप्शन मैनेजमेंट लड़ाई में बहुत ज़रूरी है, हम सब ने देख लिया है। और एक और चीज़ है जो सबसे अहमियत है, वो लीडरशिप। और लास्ट में है कार्डर्स, लड़ने वाले कार्डर्स चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी रही है बहुत क्लियर रही है। सबसे पहले उन्होंने लीडरशिप की टारगेटिंग की, साथ ही साथ जो उनके कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर्स है, उनको डिस्ट्रॉय किया। अभी फाइनेंशियल हब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जहां तक कार्डर्स का सवाल है, उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कार्डर्स की नफरी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है यहाँ पर जो स्टेटेड फिगर हैं तकरीबन 1 लाख कार्डर्स हैं, या आपने देखा इधर हमास में भी तकरीबन 40,000 कार्डर्स थे। उन सब को खात्मा करना तो मुश्किल है, लेकिन कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा अगर ये बेसिक सिद्धांतों पे अगर आप स्ट्राइक कर दें, इनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे, हब्स पे, इनकी ये जो बैंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, इनके हथियार डिपोज वगैरह, इंटेलिजेंस, लीडरशिप, मेरे ख्याल एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिग्रेड हो जाती है। इजरायली एम बहुत क्लियर है जो आपने लेकिन क्या आम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है हिजबुल्लाह को? मनीष अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो इजराइल की नजर में जरूर है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या रुतबा था लेबनान में? किस तरह से वो पूरा देश चला रहा था, किस तरह से इकोनॉमी को वहां की प्रभावित कर रहा था, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, आप तालिबान को देखिए, वो भी आज हुकूमत में है। ये जो फोर्स्ड कोई एंट्री करता है किसी भी हुकूमत में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबनीज के जो लोग हैं आमूमन तौर पे वो इनको चाहते नहीं होंगे, लेकिन वो डर के मारे उनको एक्सेप्ट करना पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉम्बिंग हो रही है और सिविलियंस पे भी जो कैजुअल्टी हो रही है, सिविलियंस के अंदर भी एक जागरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो वहां पर ये हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हों। तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर जैसा भी है हिजबुल्लाह का, लेकिन उसका नेचर ऑफ गवर्नेंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, भले ही लार्ज स्केल का हो। और देखिए, इधर इजरायली फाइटर जेट्स पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। फाइटर जेट्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, यानी कि जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है और इजरायल को जवाब देने की भी कोशिश। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं
किस तरह से फाइटर जेट्स पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं, फाइटर जेट्स को टारगेट किया गया है। और वहीं बेरूत पर हमले के बीच आईडीएफ की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। बेरूत में अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह के बंकर हैं। बंकर में सैकड़ों मिलियन डॉलर कैश होने का दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। बंकर में 500 मिलियन डॉलर का सोना भी मिला है। आईडीएफ ने एनिमेशन वीडियो जारी किया है और बताया है कि देखिए अस्पताल के नीचे बंकर बनाए हुए हैं हिजबुल्लाह ने और यहां पर 500 मिलियन डॉलर का सोना रखा हुआ है। सैकड़ों मिलियन डॉलर कैश होने का भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। और अगली बड़ी खबर का हम करते हैं रुख। देखिए अस्पताल के नीचे खुफिया बंकर और अल सालेह का ये बंकर था, ये पता चला है। और देखिए इजरायली हमले ने बेरूत में मचाई है तबाही, ये भी सामने आ रही है जानकारी। रफीकी अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक किया गया, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो अस्पताल पर अभी हमला नहीं करने का यह प्लान नजर आ रहा है और बेरूत में अस्पताल के नीचे खुफिया बंकर है, ये जानकारी सामने आ रही है। किस तरीके से शील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है इन पब्लिक स्पेसेस को, ये भी एक चिंता की बात है क्योंकि गाजा में हमने ये चीज देखी थी, हॉस्पिटल्स को बनाया गया था अपना कवच, और वही चीज यहां पर भी दिखाई दे रही है। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं इन डिटेल्स को? आईडीएफ की तरफ से एक दावा किया जाता है, एनिमेटेड वीडियो जारी किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से अस्पतालों के नीचे बंकर्स में ऑपरेट कर रहा है हिजबुल्लाह, और ऑपरेट नहीं कर रहा है, एक तरह का पूरा बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा है, ऑपरेशनल बैंकिंग सिस्टम नजर आ रहा है, यह बताया गया है। इसके पीछे क्या मंशा क्या नजर आती है? देखिए, हिजबुल्लाह को कहा जाता है स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी राज्य के भीतर एक राज्य है। और हिजबुल्लाह एक, जैसे सबने कहा, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन भी है। स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स चलाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि लेबनान जो है लगभग एक फेल्ड स्टेट है। वहाँ की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है। अब कहा जाता है 120 साल में इतने बुरे हाल में लेबनान की इकोनॉमी कभी नहीं रही है। योआव गलांट ने आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये कमेंट किया था कि अगर हिजबुल्लाह के अटैक चलते रहे तो हम लेबनान को पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे। तो शायद उसी की तैयारी, इस प्रोसेस में जो लेबनान है वो सफ़र कर रहा है, जो लेबनान के लोग हैं। और लेबनान सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं है, लेबनान में क्रिश्चियंस हैं, लेबनान में सुन्नी मुस्लिम्स हैं। हिजबुल्लाह सिर्फ शिया को रिप्रेजेंट करता है। और इसके पहले भी इजराइल ने क्रिश्चियन मिलिटेंट्स को एड करके वहां पे अस्थिरता फैलाई थी और हिजबुल्लाह से लड़ाई की थी। तो इस प्रोसेस में पूरी तरह ये देश तबाह हो जाएगा। और जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हम वेस्टर्न स्टेट्स का देखते हैं, वो लेबनान उसका एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है पूरी दुनिया से। अगर हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरा लेबनान क्यों सफ़र करे? अगर हिजबुल्लाह के पास इतने कैश हैं, अंडरग्राउंड बंकर हैं, तो पूरा देश क्यों सफ़र करे? हमास और हिजबुल्लाह की टेरर स्ट्रैटेजी बिल्कुल समान थी। वो अंडरग्राउंड बंकर्स में ऑपरेट करते थे, उनके जो छिपने के स्थान थे वो हॉस्पिटल के नीचे हुआ करते थे। ये हमने देख लिया है हमास की टेरिटरी में, गाजा में। यहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ऑपरेट कर रहा है बिना कोई चेक किए, अगर उसको बढ़ने दिया जाए तो लेबनान पूरी तरह से समतल हो जाएगा, जिस तरह गाजा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लेबनान की उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई है अगर ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। मनीष, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? देखिए, जैसा कि प्रोफेसर अमिताभ भी कह रहे थे, दरअसल सदियों पहले तुलसीदास जी कह गए हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, वरना पश्चिमी देश जिस वक्त वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में जाते हैं और सद्दाम हुसैन को हटा देते हैं, तो कायदे से अमेरिकी सेना और सीआईए को उसी दिन आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। जब लीबिया में कर्नल गद्दाफी को हटा देते हैं तो उस वक्त सीआईए को जो है सो बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन की जगह और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमास हो या हिजबुल्लाह हो, इसको कभी भारत सरकार ने आतंकी संगठन नहीं घोषित किया। बिल्कुल। और लेबनान एक संप्रभु राष्ट्र है। इजरायल
अपने सुरक्षा के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है, लेकिन फिर कोर क्वेश्चन तो वही है, क्या भारत सरकार सभी आतंकियों को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान में जाकर इस तरह की बमबारी करती है? नहीं करती है। या दूसरे और मुल्क करते हैं? नहीं करते। ये केवल अमेरिका, इजराइल ही क्यों करता है? ये केवल पश्चिमी देशों को ही इसकी छूट क्यों मिली हुई है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिसको टेररिस्ट कह दिया। लेकिन जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि हर देश की टेररिज्म को लेकर पॉलिसी अलग अलग है। यही तो दुख की बात है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यही कहा है कि आप टेररिज्म को लेकर अपनी अपनी परिभाषा लेते हैं, वरना मैं आपको बताऊं, ईरान में आज इजराइल जंग शुरू करने वाला है। बस कुछ हफ्ते की बात है, उसके बाद पता चलेगा कि आयतुल्लाह खुमैनी या ईरान के राष्ट्रपति वो एक टेररिस्ट थे, या फिर IRGC जो कि ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ईरानियन आर्मी से भी ज्यादा, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। वो अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया तो बाकी लोग उससे डील ना करें। अगर अमेरिका ने किसी को ओके कर दिया तो फिर चाहे वो ओसामा बिन लादेन को आप जन्म दे रहे हैं, फिर वो आप तालिबान, अगर वो तालिबान से डील कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे मुल्कों ने अगर डील करना शुरू किया तो सैंक्शन लग गया। तो जियोपॉलिटिक्स में दरअसल यही एक दिक्कत है जिसको लेकर अब काफी सिरे से चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है मनीष। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो टेररिज्म की परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या वो परिभाषा सही है या फिर उसमें बहुत झोल नजर आते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहीं बेरूत के बैंकों पर IDF का हमला हुआ है। अल कर्द अल हसन बैंक पर बड़ा हमला किया गया है। अल कर्द बैंक के कई ब्रांच पर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का बैंक है अल कर्द अल हसन, और इसको भी टारगेट किया है इजराइल ने। तो नेतन्याहू का नया प्लान हिजबुल्लाह होगा कंगाल। देखिए, उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश अब नजर आ रही है इजराइल की, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका होगा। तो नई रणनीति क्या क्या है, नई स्ट्रैटेजी, जरा इसको भी समझते हैं। हिजब पर अटैक के पैटर्न में ये बड़ा चेंज है, ये बड़ा बदलाव है, बड़ी रणनीतिक चेंज है, और आर्थिक तौर पर पंगु करने की तैयारी है। यानी कि अगर आर्थिक तंगी होगी तो फिर अपने ऑपरेशंस को अंजाम नहीं दे पाएगा हिजबुल्लाह आगे। जी हाँ, और यही वजह है कि टारगेट पर हिजबुल्लाह के तमाम बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स अब नजर आ रहे हैं, और फाइनेंशियल सेंटर्स पर अटैक कर रहा है इजराइल। बेरूत में बैंकों पर बड़े हमले हो रहे हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है लेबनान में। फंड ट्रांसफर होने वाले बैंकों पर हमले किए जा रहे हैं। ये इजराइल की बड़ी स्ट्रैटेजी सामने आई। अल कर्द अल हसन बैंक, जी हां, लेबनान के सबसे बड़े बैंक में ये शामिल है। देखिए, हम बता रहे हैं कि किस तरह से इन बैंकों को टारगेट किया जाता है। बैंक में हिज्ब के सैकड़ों करोड़ डॉलर जमा होने का शक है, इसीलिए ये बैंक निशाने पर है। इजराइल के अल कर्द अल हसन बैंक की 12 ब्रांच पर यह अटैक हुआ है, ये हमला हुआ, और हमले के बाद अल कर्द बैंक को भारी नुकसान हुआ है। साफ पता चल रहा है कि चोट कहां की जा रही है। जी हां, बेरूत में बैंक की 15 ब्रांच, लेबनान में कुल 30 ब्रांच मौजूद हैं, और इस बड़े बैंक को अब इजराइल ने बड़ा टारगेट बना लिया है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं बेरूत में। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे इजराइल की मंशा, एम्बेसडर त्रिपाठी, आपको क्या नजर आ रही है? और वो हिजबुल्लाह जिसके बारे में इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, अब इस तरह के हमले को अंजाम देकर लेबनान में किस हद तक आगे बढ़ने की फिराक में है इजराइल? देखिए, अगर लेबनान की इजराइल की आप स्ट्रेटजी देखें तो शुरू में उसने सिर्फ गाज़ा पट्टी पर केंद्रित किया था ध्यान, सिर्फ हमास पे। उसका उस वक्त ईरान पे या हिजबुल्लाह पे नहीं था। जब हमास को काफ़ी हद तक ट्रिपल कर दिया गया, पंगु कर दिया गया, तो ईरान के उकसाने के बावजूद, और ये दुनिया में ये होने के बावजूद कि हो सकता है अभी ईरान पर हमला करे, ईरान पे इजराइल ने हमला नहीं किया। उसने फिर फोकस एक के बाद एक के हिसाब से उसने फिर फोकस अब हिजबुल्लाह पर किया है। और देखिए, इसीलिए अभी तक ईरान पे कोई हमला नहीं हो रहा है कि इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पर फोकस करके उसको इस तरह से कर दिया जाए कि वो फिर उठ के खड़ा हो सकते हैं कि काबिल न रहे, उसके बाद ईरान से निपटा जाए। अब किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या जैसे एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बैंक में अपने पैसे ज़्यादा नहीं रखता, वो रखता है खजाने उसके कहीं और होते हैं। तो उन खजानों को भी टारगेट करके देखा गया है, और बैंक तो जो इनका था अल कर्द, उसको तो किया ही है। अब देखिए, इससे एक चीज़ ये जाहिर होती है कि इजराइल के पास इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है,
और इज़राइल का लेबनान में इज़राइल की घुसपैठ इतनी है कि इज़राइल को पता लग जाता है कि कहाँ क्या रखा गया, कहाँ इसके नेता हैं, कहाँ कौन है, कहाँ पैसे रखे गए हैं। और इसका एक मतलब ये हो जाता है कि इज़राइल की लेबनान में हिजबुल्लाह की खिलाफत करने वाले भी कम नहीं हैं। बिल्कुल, और इससे सर ये भी पता चलता है कि इजराइल की तैयारी कितनी सटीक रही है, न सिर्फ गाजा में बल्कि अब लेबनान के अंदर भी, यानी कि बहुत लंबे समय से पूरा का पूरा तंत्र तैयार था इस युद्ध के लिए। स्थितियां ऐसी बनी और अब देखिए इजराइल के एक एक करके ये हमले भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी हमने जो हमले देखे हैं उससे साफ ये पता चलता है कि कितना बड़ा नेटवर्क इन देशों के अंदर इजराइल ने फैला रखा है। और देखिए इजराइल लेबनान संघर्ष पर अमेरिका का बयान सामने आया है। युद्ध विराम पर अब हालात नियंत्रण से बाहर। अमेरिका चाहता है जल्द संघर्ष खत्म हो। अमेरिकी अधिकारी आमोस होचस्टीन का यह बयान सामने आया है। एक तरफ तो बात कि युद्ध खत्म हो जल्दी, ये कहा गया अमेरिका चाहता है, लेकिन साथ ही देखिए जो अहम बयान है वो ये कि हालात अब नियंत्रण से बाहर है। और हिजबुल्लाह के बैंकों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन इजराइल लेता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने अल कर्द अल हसन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह के बैंक को अब आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है इजराइल। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, ऐसे वक्त में जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेबनान में हाहाकार मचाया गया है, तो दूसरी तरफ बैंकों को भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है इजराइल। ये देखिए 1983 में हिजबुल्लाह संस्थापक सदस्य हज हसीन ने इसकी स्थापना की थी, अल कर्द अल हसन बैंक की, जिसे हिजबुल्लाह की नोट फैक्ट्री माना जाता है। 2 लाख बैंक्स के कस्टमर्स हैं। बैंक्स के कस्टमर्स की संख्या है 2,42,000 करोड़ लोन हर साल दिया है इस बैंक ने। और यही वजह है कि लेबनान का यह सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। सोने की अगर बात करें तो बैंक के पास कई टन सोना मौजूद है और इसी बैंक से हिजबुल्लाह का सारा खर्च चलता है। सबसे अहम बात यह है कि यह बैंक ऑपरेशनल है हिजबुल्लाह के सारे एक्सपेंसेस के लिए। हिजबुल्लाह मेंबर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है इस बैंक से और बैंक से हिजब लड़ाकों को वेतन भी मिलता है। सैलरी अकाउंट्स भी इसी बैंक से अटैच है जितने भी लड़ाके हैं। तो आप समझिए कि इस बैंक को टारगेट करके कहां पर चोट की गई है इजराइल की तरफ से। अमिताभ सर ये जरा हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या हिजबुल्लाह को या फिर चलिए ईरान को, जो कि एक तरीके से पेरेंट नेशन है इन सारे प्रॉक्सीज का, उनको अंदाजा नहीं था कि अगला टारगेट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का मतलब यह है कि प्रॉक्सी की कमर तोड़ देना। देखिए ये सारे एफर्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और हिजबुल्लाह जो हमास, अनलाइक हमास, हिजबुल्लाह एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था और इसके बैंक है, आप दिखा रहे हैं कि वो लोन देता है। जाहिर है वो लोन तोप खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए लोगों को नहीं देता होगा, वो घर बनाने के लिए देता होगा, गाड़ी बनाने के लिए, जो तो आम कंज्यूमर लोन्स होते हैं। हर बैंक के पास सोने का एक भंडार होता है जो करेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए रखता है। आरबीआई भी हमारे यहाँ रखती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह स्टेट विद इन अ स्टेट काम कर रहा था। ईरान को, हिजबुल्लाह को ये पता होगा, लेकिन अब सवाल है कि 30 साल जो हिजबुल्लाह के संगठन जो खड़ा हुआ उसमें हमने देखा है कि 30 साल में बहुत पेनिट्रेशन हो गया था। और हिजबुल्लाह खड़ा किस लिए हुआ था? 85 से 90 तक पूरे साउथ लेबनान को इजराइल ने कैप्चर कर रखा था। उसी दौरान हिजबुल्लाह का उदय हुआ और हिजबुल्लाह जो आप देख रहे हैं वो स्टेट विद इन अ स्टेट, जैसा मैंने पहले कहा, वो तो एग्जिस्ट करता ही है। लेबनान की माली हालत बहुत ख़राब है, इस पर वेस्ट ने कभी ध्यान नहीं दिया। शायद वो लेबनान इजराइल के प्रेशर में थे। ईरान ये जानता था कि ये सारा होगा और जैसे एम्बेसडर त्रिपाठी ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि ये एक तैयारी है, सबको क्रिपल कर दो, हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को, सीरिया को, इराकी मिलिशियाज जो है ईरान समर्थित, उन सबको क्रिपल कर दो, फिर अंत में ईरान पे जाओ। तो ये उसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि इनको ख़त्म किया जाए, फिर ईरान के पास जाएंगे। लेकिन ईरान पर किस तरह अटैक किया जाएगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, अमेरिकी पॉलिटिक्स उसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी, ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो अभी एड्रेस करना होगा ईरान को अटैक करने के। बिल्कुल सही बात है। और मनीष, अभी आतंकवाद की परिभाषा क्या हो, इसी पर आप बात कर रहे थे और वेस्ट
वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका ने जो परिभाषाएं गढ़ी हैं उसका हम जिक्र कर रहे थे और ये खबर आ जाती है कि लेबनान के सबसे बड़े बैंक को ही आतंकी संगठन इजराइल ने घोषित कर दिया। असल निशाना क्या ईरान है, वो ईरान जो इस पूरे के पूरे रीजन में इकलौती चुनौती अमेरिका को देता हुआ अब तक आया है। बिल्कुल, देखिए उसी डायरेक्शन में सब बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिका और कनाडा ने IRGC जो कि ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है उसे आतंकी संगठन करार दिया, यानी कि उनकी प्राइवेट मिलिट्री आर्मी को। कल के दिन में वो ईरान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देंगे और दुख की बात यह है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड उसी को फॉलो करने लगता है। आप ये सोचिए कि ट्रंप और किम जोंग उन दो पर्सनैलिटी है, आप मुझे बता दीजिए कौन सन की ज्यादा है। लेकिन अगर ट्रंप जीत जाएंगे चुनाव तो वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो गए और किम जोंग उन जो है वो सन की तानाशाह हो गए। कमला हैरिस और बाइडेन आज जो अमेरिका में करते हैं, आप अमेरिका के रिपब्लिकन लोगों से पूछिए तो उनके हिसाब से वो तानाशाही है, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी देश जो कर रहे हैं वो सही है। अगर उनकी नजर, उनका दुश्मन पूरी दुनिया के लिए हो जाता है। यही वजह है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और विदेश मंत्री जयशंकर से यूरोप में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि यूरोप को और इस बहाने पश्चिमी देशों को इस मानसिकता से निकलना होगा कि उनका दुश्मन ही बाकी देशों का दुश्मन है। यही वजह है कि भारत ईरान के साथ संबंध रख रहा है, भारत नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध रख रहा है, भारत लेबनान के साथ भी संबंध, लेकिन भारत इजराइल के साथ भी संबंध रख रहा है। और हम इस कॉन्फ्लिक्ट को इस रूप में नहीं देख रहे कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास एक टेररिस्ट, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अमेरिकन व्यूज से हम कैसे देख सकते हैं। आज देखिए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए हैं रूस हमारा सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन अमेरिका की नजर में रूस क्या है ये दुनिया से छिपा नहीं है, आज से नहीं बल्कि दशकों से। और देखिए इजरायली सेना पर हमास का हमला, गाजा के शेख रडवान में IDF पर हमला, इजरायली सेना सैन्य वाहनों को बनाया निशाना। और इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया है हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी उसकी ताकत बरकरार है और हिजबुल्लाह ने यह जो ताजा वीडियो जारी किया है यही बताने की कोशिश माना जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल टेस्ट का ये वीडियो जारी किया गया है जो आपको अब हम TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं, ये देखिए। और ईरान पर हमले की इजाजत की इजराइल की बड़ी तैयारी है। देखिए ईरान पर जैसा कि हम कह रहे हैं कि कभी भी हमला हो सकता है, तो उसकी तैयारी इजराइल कर रहा है और कभी भी ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है। ईरान के जवाबी हमले से निपटने की तैयारी भी है इजराइल की पूरी। थर्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो चुकी है जो कि अमेरिका से इजराइल ने लिया है अपने सुरक्षा कवच को और अभेद बनाने के लिए। जी हां, तो ईरान पर हमला कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट को इसकी जानकारी दी है। ईरान पर हमले की पूरी तैयारी है और किसी भी समय ईरान पर यह हमला किया जा सकता है। जी हां, तैयारी कैसी है, क्या की गई है तैयारियां, ये देखिए। इजराइल की सभी तैयारियां पूरी हैं हमले को लेकर। IDF ने प्लानिंग कर ली है, पूरा प्लान ईरान पर हमले का तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ तय कर लिया गया है। नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही अटैक शुरू हो जाएंगे। इजराइल के मंत्रियों को भी जानकारी नहीं है कि हमले कैसे होंगे। एग्जैक्ट जो प्लान है हमलों का, अटैक का, वो इजराइल के मंत्रियों से भी शेयर नहीं किया गया है। और देखिए कहां कहां ये हमले हो सकते हैं। तो ईरानी सेना के हथियार डिपो को टारगेट किया जा सकता है और ईरानी एयरबेस होंगे टारगेट पर, IRGC के ठिकाने टारगेट पर होंगे। यहां पर ये सारे हमले हो सकते हैं। मेस्टन सर, अब सवाल यहां पर यह है कि हमला तय है, हमला कब होगा, इसका ब्लूप्रिंट भी बन चुका है। हमले के बाद जो ईरान का रिएक्ट करेगा उसके लिए अपनी सुरक्षा की भी तैयारी है। कहीं से कोई क्लू नजर आता है कि यह युद्ध आगे ना बढ़े, कहीं कोई स्थिति नजर आती है क्या? देखिए, जब ये अटैक होगा, कब होगा, कहाँ होगा, उस पर कई ऑप्शंस है, कहाँ पर हो सकता है। आमूम तौर पे IRGC हेडक्वार्टर्स, जो भी इनके मिसाइल बेसिस है, जहाँ से भी ये क्रूज मिसाइल लॉन्च करते हैं, ये सब पे किया जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई क्या बढ़ेगी? जाहिर है 100% बढ़ेगी। देखिए, जिस दिन ये अटैक होगा, ईरान का पलटवार तो बहुत तगड़ा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद इजराइल फिर से काउंटर स्ट्राइक करेगा। ये लड़ाई का कोई अंत एक्चुअली किसी को दिख ही नहीं रहा है। मैं अगर आज पूछूं तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को भी नहीं पता है कि ये होगा क्या। हमला ज़रूर होगा, क्योंकि अब
इनके ऊपर 2 बार इंस्टॉलमेंट्स ऑफ मिसाइल्स दागी गई हैं, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। उसका बदला तो लेना है, लेकिन वो बदला लेने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, वो कैसे अनफोल्ड होगा, वो एक साइकिल कैसी बनती दिख रही है, उसका तो मैं बता रहा हूँ दुनिया का कोई भी एनालिस्ट या प्रेसिडेंट बाइडेन या कोई नहीं इसके बारे में बता सकता है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और पूरे वर्ल्ड में उसका क्या प्रभाव होगा वो भी किसी को नहीं पता। अगर बाय चांस ऑयल डिपोज, रिफाइनरीज में टारगेटिंग होती है, उसका प्रभाव और अलग होगा। तो बड़ा असंभव, ये मतलब बहुत ही मुश्किल हालात दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। हालात तो बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, उससे जुड़ी अहम खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के 7 ब्रिगेड कमांडर्स को ढेर कर दिया इजराइल ने। 21 बटालियन कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। 24 कंपनी कमांडर्स को भी आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में ये इजराइल की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके आधार पर माना जा सकता है कि ये आईडीएफ की बड़ी कामयाबी है। और एक और ब्रेकिंग अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है हमले की मंजूरी। ईरान पर हमले की इजराइल को मंजूरी दी है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में किया दावा, इजरायली हमले का जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरान की तरफ से यह कहा गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली गिरफ्तार किए गए। इजरायली सैन्य ठिकानों की जानकारी देने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। खुफिया सैन्य अड्डों की जासूसी करने का इन पर आरोप है। तो ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली नागरिकों को किया गया है गिरफ्तार। तो ये हैरान करने वाली खबर है। मोसाद के गढ़ में ईरानी जासूस, अमेरिका से सीक्रेट प्लान लीक होने पर यह इजराइल का एक्शन सामने आया है। ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी संदिग्ध इजराइल के नागरिक हैं। और संदिग्धों ने ईरान को खुफिया सैन्य अड्डों की जानकारी दी। रमत डेविड एयरबेस, नवातिम एयरबेस की जानकारी लीक की गई इनके द्वारा, और ग्लिलोट और गोलानी ब्रिगेड बेस की भी जासूसी की गई और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। जो अहम खबरें लगातार सामने आ रही हैं जंग के मैदान से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ विश्लेषण भी कर रहे हैं उन तमाम खबरों का, ताकि एक सही तस्वीर इन खबरों की आपके सामने आ सके। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।